Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your हिंदी टीचर। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को हिंदी सेकेंड का पाठ 17 पढ़ाया था, ठीक है, जिसका शीर्षक था काल। तो काल में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? काल की परिभाषा, काल के भेद और फिर उनके भेदों के भी भेद बताए थे, ठीक है। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी चल रहा समय और भविष्यत काल यानी आने वाला समय, ठीक। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, ठीक। तो इतना मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पढ़ाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है वाक्य विचार। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए, ये आप लोगों के हिंदी व्याकरण का पाठ 18 है, अध्याय 18 है, वाक्य विचार, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स, ठीक। अब देखिए, इसमें पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। यदि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तो शब्दों के मेल से क्या बनता है? ठीक, वर्णों के मेल से शब्द बनता है तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके बाद है शब्दों का कैसा समूह वाक्य कहलाता है? तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, मतलब जिसका अर्थ निकलता है। तो ये तो आपका पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न हो गया और उसके उत्तर हो गए। अब देखिए क्या दिया है आपके पाठ में। जैसा कि आप जान रहे हो कि ब, आ, ग, आ ध्वनियों का अपना कोई महत्व नहीं है। जो भी हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है, किंतु इनके मेल से भाग शब्द बनता है, ठीक। अगर हम इन ध्वनियों को मिलाएं, ब, आ, ग, अ, तो इससे क्या बनेगा? बाग बनेगा। फिर भी प्रश्न यह है कि बाग क्या है? जब तक वक्ता यह ना कहे कि बाग में फूल खिल रहे हैं या बच्चे बाग में खेल रहे हैं, इन वाक्यों से ही बाग का पूरा आशय स्पष्ट होता है। कभी कभी 1 या 2 पदों से ही पूरा पूरा भाव या अर्थ व्यक्त हो जाता है। अब जैसे आओ, सुनिए, बहुत अच्छा, क्यों नहीं, तो ये सभी वाक्य हैं। वाक्य की पहचान यह है कि वाक्य के अंत में प्रायः पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। और बोलने में प्रत्येक वाक्य के बाद हम कुछ देर रुक जाते हैं। अतः सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। ये वाक्य की परिभाषा है, ठीक। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं, ठीक। ये तो आपका वाक्य का परिभाषा हो गया। अब देखिए, जैसे वह गाय का दूध पीता है, ठीक, वह गाय का दूध पीता है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो ये वाक्य सार्थक पदों के समूह से बने हैं और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं और इनका अर्थ भी स्पष्ट है, ठीक।
तो जो वाक्य सार्थक हों और जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी हों और जिनका अर्थ स्पष्ट हो, वही वाक्य कहलाते हैं। यानी शब्दों का वही समूह वाक्य कहलाता है। अब देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यह उदाहरण देखिए, विनोद आया। इस वाक्य के 2 अंग हैं, विनोद और आया। इस वाक्य में विनोद के बारे में बात कही गई है, ठीक है। विनोद उद्देश्य है, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। विनोद के बारे में कहा गया है कि वह आया, अतः आया जो है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। मतलब अगर जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है और जो बताया जाता है वो विधेय होता है। अब उद्देश्य देखिए, उद्देश्य की परिभाषा यहाँ बताई गई है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे विनय फल खाता है, तो विनय जो हो गया वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है, ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे विनय फल खाता है, तो फल खाता है, ये क्या हो रहा है, विनय के बारे में बताया जा रहा है। विनय उद्देश्य है, तो विनय के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो फल खाता है। तो फल खाता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके 2 ही अंग होते हैं। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, फिर भी उसके 2 ही अंग होंगे, उद्देश्य और विधेय। प्रायः उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। मतलब अक्सर यही होता है कि उद्देश्य जो है वो वाक्य के प्रारंभ में होगा और विधेय जो होगा वो वाक्य के अंत में होगा। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र अपने अमृतसर वाले मित्र के घर प्रतिदिन जाता है। तो उपर्युक्त पहले वाक्य में भागता हुआ चोर उद्देश्य तथा तुरंत पकड़ा गया ये विधेय। दूसरे वाक्य में मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र उद्देश्य और मित्र के घर प्रतिदिन जाता है ये विधेय हो जाएगा। तो ऊपर लिखित दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि वाक्य में अधिक स्पष्टता लाने के लिए उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार भी किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है क्रिया, चौथा होता है पूरक, पांचवा होता है विस्तारक। तो कर्ता देखिए, सबसे पहला है कर्ता। तो कर्ता में क्या होगा कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे विनय फल खाता है, तो विनय क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। जैसे स्नेहा विद्यालय जाती है, तो स्नेहा काम कर रही है यहाँ पर, अतः स्नेहा जो है वो क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी। कर्ता का विस्तार करना है तो क्या हो जाएगा, यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्ता का विस्तार कहते हैं। जैसे मेरी बहन की बेटी स्नेहा विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे मेरी बहन की बेटी स्नेहा इतना हो जाएगा कर्ता का विस्तार। इस वाक्य में मेरी बहन की बेटी स्नेहा उद्देश्य में स्नेहा कर्ता और मेरी बहन की बेटी कर्ता का विस्तार है, ठीक है। स्नेहा जो है वो तो उद्देश्य हो गई और मेरी बहन की बेटी क्या हो गया, कर्ता का विस्तार हो गया। फिर आता है कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े। कर्म के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़ाया तो भी बताया था कि कर्म क्या होता है, ठीक है। तो जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे अध्यापक ने स्नेहा को पढ़ाया, तो इस वाक्य में स्नेहा क्या है, कर्म है। अब कर्म का विस्तार करें तो क्या होगा, यदि कर्म से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। जैसे अध्यापक ने सीमा की छोटी बहन स्नेहा को पढ़ाया, ठीक। तो इस वाक्य में सीमा की छोटी बहन कर्म है, स्नेहा कर्म का विस्तार है। समझ में आया क्या, कि सीमा की छोटी बहन जो है वो हो जाएगा कर्म का विस्तार और स्नेहा जो है वो हो जाएगी कर्म, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए क्रिया। क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब काम तो होना ही होना चाहिए। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होगा। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। जैसे राम अपने घर, वाक्य अपूर्ण है,
इससे इस वाक्य के पूरे अर्थ का पता नहीं चलता, परंतु जाता है क्रिया लगाने पर यह वाक्य पूर्ण हो जाता है, जैसे राम अपने घर जाता है। ठीक, तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होगा। अब देखिए पूरक। पूरक में क्या है, कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं तथा वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक करता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो इस वाक्य में राष्ट्रपिता पूरक है। ठीक है। विस्तारक, विशेषण तथा क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त वाक्य में कुछ अन्य शब्द भी विस्तारक का काम करते हैं। ठीक है, विशेषण तथा क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त वाक्य में कुछ और भी शब्द होते हैं जो विस्तारक का काम करते हैं। जैसे पिछले कई वर्षों से हम इस मकान में रह रहे हैं, तो उपर्युक्त वाक्य में पिछले कई वर्षों से वाक्यांश विस्तारक का काम करता है। फिर है वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे सोहन आया, प्रमिला ने खाना खाया या खाना पकाया, मोहन कहानी पढ़ता है। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में सोहन, प्रमिला और मोहन उद्देश्य है और आया, खाना पकाया और कहानी पढ़ता है ये विधेय है। अतः ये वाक्य कैसे हैं, सरल वाक्य हैं, यानी साधारण वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य हों तथा वे समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पहले खेत थे परंतु अब घनी बस्ती है, परीक्षा समाप्त हो गई और हम शिमला घूमने गए, विनायक अखबार पढ़ता है और सुहानी दूरदर्शन देखती है। तो उपर्युक्त तीनों वाक्यों में एक से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से परंतु तथा और समुच्चय द्वारा जुड़े हैं, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त यानी जुड़ना। इन वाक्यों में उपवाक्य, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक योजकों जैसे और, तथा, अथवा, परंतु, लेकिन, मगर या इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके संयुक्त वाक्य। फिर आता है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब एक जो होता है वो मुख्य वाक्य होता है और जो उसके बाद होते हैं 2-3, ठीक है, वो क्या होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, तो उसको कहेंगे मिश्रित वाक्य। मैंने पूछा कि तुम कहां गए थे। ठीक है, तो मैंने पूछा, तो ये इसमें मैंने पूछा ये प्रधान हो गया और तुम कहां गए थे ये उस पर आश्रित हो गया। हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी बहुत आवश्यकता है। इस पे 2 वाक्य आश्रित हैं हम मेरे जानने पे। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में मैंने पूछा तथा हम जानते हैं प्रधान वाक्य है, क्योंकि उनके आगे का अंश तुम कहां गए थे और वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी बहुत आवश्यकता है अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित है। इन्हें आश्रित या गौड़ वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके उपवाक्य व्यधिकरण योजकों जैसे क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, ताकि, जिससे आदि से जुड़े होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके मिश्रित वाक्य। अब देखिए आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आश्रित उपवाक्य के बारे में बताया गया कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, 3 प्रकार के होते हैं। इन उपवाक्यों का अध्ययन हम आगामी कक्षा में करेंगे, मतलब आगे की कक्षा में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 जो है ये अर्थ के आधार पर वाक्य है।
विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे दशरथ के पुत्र श्री राम ने रावण को मारा, मैं आज विद्यालय जाऊंगा, मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं वो ही होते हैं विधानवाचक। फिर होता है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात अथवा कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विनोद दिल्ली नहीं जा रहा, तो जिसमें नहीं लगा होगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो इस तरीके के जो होंगे वो निषेधवाचक वाक्य होंगे। जिसमें नहीं लगा होगा तो ये आप जान लीजिएगा वो निषेधवाचक वाक्य है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। यहां से चले जाओ, ठीक है, किसी का दिल ना दुखाना, तो इस तरीके के जो वाक्य हैं जिसमें जैसे हम किसी से कुछ करने को कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। या किसी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो सभी को पता है कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, अर्थात किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह कौन है, तुमने क्या कहा, तुम कहाँ रहते हो, तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होंगे प्रश्न वाले वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय अथवा आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आहा तुम आ गए, हाय राम मैं क्या करूं, तो इस तरीके के जिसमें से हमारे मन के भाव प्रकट हो कि ये कुछ प्रसन्नता के हैं या दुख के हैं, तो वो हो जाएंगे विस्मयवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम जब कहते हैं किसी का जन्मदिन होता है तो हम क्या कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक। भगवान करे तुम जीवन में सफलता प्राप्त करो, ये भी इच्छावाचक हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, ये भी इच्छावाचक हो जाएगा, ठीक। तो ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आए। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य से संभावना अथवा संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है तुम्हें घर जाना पड़े, तो मतलब जिसमें हम संदेह करते हैं तो वो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संकेत अथवा शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। यदि सुनील शिमला चले तो मैं भी चलूं, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो यहां पर आपका ये पाठ जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को आज पढ़ा दिया। अब देखिए इसमें जो भी प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने अंग होते हैं। तो मैंने आपको बताया वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके 2 अंग होते हैं, उन दोनों के नाम लिखने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखने हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। फिर है संकेतवाचक वाक्य तथा संदेहवाचक वाक्य के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो संकेतवाचक और संदेहवाचक दोनों के 2-2 उदाहरण दे दीजिएगा, आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जितने भी एक्सरसाइज हैं, चाहे वो MCQ हो चाहे और भी जो भी एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को कल भेज दूंगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही। आज आप लोगों का ये पाठ 18 जो है यहीं पर समाप्त होता है। आगे के भाग में, आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी, ठीक है। आगे के पाठ को मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए